यूं राह पे राह चलती रही और हम रह गुजर हो गए। जब कोई शख्सियत आपके सामने आती है तो उसकी जिंदगी के बहुत सारे रंग होते हैं। आपको लगता है कि वो एक शख्सियत है, लेकिन नहीं, जीवन में बहुत सारे रंग होते हैं। हर रंग के साथ वो व्यक्ति होता है। आज हमारे साथ एक ऐसी व्यक्ति हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, यशपाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है यशपाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐसे व्यक्ति जो गवर्नमेंट सेक्टर से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी जिंदगी के और भी कई पहलू हैं और इससे यूथ जरूर सीख सकता है कि किस प्रकार से आप अपने काम को भी करते रहें और साथ ही साथ आप अपनी उन चीजों में भी इन्वॉल्वमेंट को बरकरार रखें जिनसे आपका जीवन बहुत रंग बिरंगा हो सकता है, स्ट्रेस फ्री हो सकता है। तो अपने बारे में जरा बताइए हमें यशपाल जी कि कहाँ आपका जन्म हुआ, कहाँ से आपने एजुकेशन ली। सर पहले तो मैं भरतपुर से रहने वाला हूँ जी। भरतपुरी मेरी पैदाइशी है और उसके बाद मेरा जो पूरा बचपन स्कूल गुजरा है वो मेरा गुजरात में गुजरा है। फिर मैंने IIT क्रैक किया, JEE मेंस एंड एडवांस दिया, लेकिन उसके बाद किसी न किसी वजह से मैं वहाँ जा नहीं पाया तो राजस्थान वापस से मेरा आना हुआ गुजरात से। ठीक है। फिर अपने जयपुर से ही मैंने कॉलेज पास आउट किया, BTech किया हुआ है और उसके बाद फिर अपनी UPSC की जनरेशन चालू हुई, जहाँ पहले मैंने दिल्ली से साकेत रहा 2 साल, जहाँ पे IAS की प्रिपरेशन की, IAS एंड गेट। एंड आफ्टर दैट मैं वापस जयपुर आया, तब कोरोना का काल आ गया था। कोरोना टाइम पे थोड़े कुछ अलग शौक हो गए गाने वगैरह के। उस टाइम पे मैंने अपने एल्बम लॉन्च किया, तब मेरा यशु विशु नाम से मैंने कॉलेज में किया था। उसके बाद मैंने 100 गन सल्यूट नाम से सेकेंड एल्बम लॉन्च किया, जिसमें मेरे कुछ गाने हैं। अभी के टाइम पे शायद 8 या 9 के करीब गाने आ चुके हैं। ओके। और उस टाइम पे मैं UPSC की तैयारी भी कर रहा था, हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की। और उसी दौरान SSC का फॉर्म मैंने भरा तो SSC CGL मैंने क्रैक किया, क्योंकि CSET वगैरह पढ़ी रखी थी हमने। तो ये एक क्वेश्चन था मैंने सुना है कि आपने सिर्फ मुझे लगता है सप्ताह भर तैयारी करी थी और आपने SSC हाँ, मेरा क्या था मोटो कि सिर्फ उसी UPSC के ही फॉर्म भरता था और कोई फॉर्म नहीं भरता था। ओके। उसी के लिए जब आपका टारगेट क्लियर है कि मुझे UPSC निकालना है, दैट मीन्स मुझे UPSC निकालना है, बिल्कुल, तो मैं और कोई फॉर्म भरता नहीं था। लेकिन एज अ टेस्ट सीरीज के तौर पे मैंने सोचा चलो इस बार SSC का भर के देखते हैं। और मैं उसका एग्जाम, जैसे संडे को पेपर था, तो मेरे माइंड में भी नहीं था कि मेरा एग्जाम है नेक्स्ट वीक। मुझे मेरी बहन ने याद दिलाया कि नेक्स्ट वीक तुम्हारा एग्जाम है, एडमिट कार्ड मैंने तेरे को भेज दिया है, एक बार पढ़ लेना और देख लेना। ओके। और उससे 4 या 5 दिन मेरे पास बचे हुए, तब मैंने जितनी टेस्ट सीरीज हो सकती थी उतने टेस्ट दिए और जाके एग्जाम दिया और क्लियर हो गया। बहुत सारे लड़के बहुत तैयारी करते हैं। आपने अगर कुछ 7 दिन या 10 दिन की तैयारी में कुछ एक्सपीरियंस लिया हो तो क्या कहना चाहेंगे कि कहाँ? सर देखो, मेरा मानना ये कि कोई भी चीज किसी भी फील्ड में अगर आपको क्रैक करना है तो 6 मंथ बहुत सफिशिएंट होता है कोई भी एग्जाम क्रैक करने। चाहे वो आप UPSC की कर रहे हो, इवन अगर आप फिजिकली भी फॉर्म अपना ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हो तो भी 6 महीने बहुत है। हाँ बिल्कुल। कोई बिजनेस भी शुरू करना है तो भी 6 महीने आपके लिए बहुत है। बिल्कुल, हर हर चीज के लिए 6 मंथ सफिशिएंट है। अब क्या है कि मैं UPSC की प्रिपरेशन तो कर ही रहा था और मेरा हमेशा बचपन से ही क्या रहा तरीका का, स्कूल में भी गया हूँ तो क्लास में ही जो पढ़ लिया वो मेरे माइंड में उसी टाइम फीड कर लूँगा मैं, कि मुझे पता है उसके बाद मुझे अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय करनी है। सेम कॉलेज में रहा तो मेरा शायद जो डिसिप्लिन जो रहा है वही शायद एक रीज़न रहा है कि मैं कम समय में चीज़ें बहुत ज़्यादा कवर अप कर लेता हूँ। और जब मुझे पता है कि अब 1 वीक या 2 वीक है, जितना कम टाइम है उस टाइम पे मेरा फोकस होता है जितना हो सके उतना ज़्यादा मुझे टेस्ट सीरीज देनी है, उतने ज़्यादा मुझे सिर्फ क्वेश्चन क्लियर करना है। ओके। कंसेप्ट मेरे ऑलरेडी सारे क्लियर है, तो कंसेप्ट पे फोकस मैंने पहले ही कर चुका था, वो चीज़ मैंने पहले ही क्लियर थी। ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है और खासतौर से वो यूथ जो प्रिपरेशन कर रहा है एग्जाम्स की, कि आप पहले अपने जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर कर लें। उसके बाद अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज देते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत जल्दी रिजल्ट पर पहुंच पाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, प्रिपरेशन जो चल रही है कॉम्पिटिशन की, लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं और इसी कारण लगता है कि पढ़ाई तो आप 10-10, 12-12 घंटे कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट वैसे नहीं आ पाते। हाँ, लोग क्या कई बार ज़्यादा कवर करने की ट्राई करते हैं, बेसिक्स छोड़ देते हैं। बिल्कुल। जबकि बेसिक्स अगर आपके क्लियर है तो आप एक्स्ट्रा चीज कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, जैसे ये बिल्कुल ऐसी ही चीज होती है कि हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, वो चीज अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत अच्छी बिल्डिंग बना सकते हो, आप अपने फ्यूचर की बिल्डिंग बहुत अच्छी बना सकते हो। यार अगर आपने अपनी नींव ही सही तरह से उस पर स्टडी नहीं किया कि किस तरह से स्ट्रक्चर खड़ा होगा और आपने प्लान कर लिया कि 20 मंजिली बिल्डिंग बनानी है, कहाँ से कर लोगे? बिल्कुल, पहले आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, उसके बाद में बाकी सारी चीजें ईजिली हो जाती हैं। अब बेसिकली क्या है, आजकल जो लोग जॉब करते हैं, कुछ लोगों के लिए होता है कि जॉब जरूरी होता है, कुछ लोगों के लिए जॉब एक सोशल कनेक्टिविटी का होता है, लेकिन मन में कुछ और होता है, मन में कुछ और होता है और सारा यूथ उस चीज को दबा लेता है।
और बाद में वो कहते हैं कि हम जॉब कर रहे हैं लेकिन जिंदगी में मजा नहीं आ रहा है, लाइफ जी रहे हैं लेकिन हमें सही महसूस नहीं हो रहा है। तो कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जो आपके शौक रहे हैं और आपने छोड़े नहीं है इस गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के बाद? सर मेरा माइंड हमेशा थोड़ा बिजनेस माइंडेड रहा है। मेरा काम है लोगों के काम बनाना। तो अगर कोई पर्सन मेरे पास आता है कोई आइडिया लेके, कोई कंसेप्ट लेके, और मुझे लगता है कि इसके अभी माइंड में क्लैरिटी नहीं है, तो मैं उसी के बिजनेस में और क्या क्लैरिटी हो सकती है जिसके वजह से उसका जो रोड मैप है सही से रेडी हो और फास्टली अपने काम को प्रोसीड कर सके। तो मैं हमेशा उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ कि वो चीज़ मुझे, एक तो कई सारी नई चीज़ें सीखने को मिलती है, हमेशा लर्निंग, बस मुझे लर्निंग करना पसंद है। मेरा सिंपल कंसेप्ट है, लाइफ इज लर्निंग, व्हेन यू स्टॉप लर्निंग देन देयर इज नो लाइफ। ये जितने भी लोग हैं जो आज बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और जिनकी बातों में हमेशा नयापन होता है, उनका बेसिक सूत्र यही होता है, लर्निंग। तो जब भी आप नए लोगों से मिलोगे तो नई चीज़ें सीखोगे। तो जब भी कोई नए बिजनेस आइडियाज़ को लेके आता है, उस पर कुछ मैंने जो भी लर्निंग्स की उसको जब मैं उसमें डालता हूँ एक नया रिजल्ट मिलता है। और सारी प्रैक्टिकली, मैंने कभी हवाबाजी बातें नहीं करता, जो मैंने खुद ने प्रैक्टिकल किए हैं, रिजल्ट दिया है, उसी पे ही बात करता हूँ। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति कोई आइडिया लेके आता है तो किस तरीके से उसका पूरा मैप बने, किस प्रकार से वो आप मुझे बताओ कि आप अगर मुझे बोलते हो यशपाल जी मुझे इस साल इतना, मेरे को टारगेट है, मुझे इतना पैसा कमाना है, अब क्या करूं? आप मुझे आपकी क्वालिटी बताओ कि आपकी क्वालिटी है, मैं आपको हैंड टू हैंड रेडी करके दूंगा कि आप क्या कर सकते हो और कितने टाइम में कितना रिजल्ट आएगा। अब वो फिर आपके ऊपर डिपेंड है क्या वो कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। आपका विजन, मुझे अपना रिस्ट्रिक्शन बताओ कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, मैं जयपुर से बाहर नहीं जा सकता है, मैं राजस्थान के बाहर नहीं, तो मैं उस हिसाब से प्लान करूंगा कि आप उसमें भी कितने कम समय में कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा रीच कर सकते हो। आपका विजन एकदम से क्लियर होना चाहिए और फिर आप बताएंगे आपकी बाउंडेशन की क्या क्या बाउंडेशन है। तो वो पूरी रिसर्च करके फिर आप काम करते हैं एक तरीके से। जैसे मैं कहूँ कि अगर हम एक पक्ष को ले कि कोई बहुत अच्छा सिंगर है और वो म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना एक नाम बनाना चाहता है, तो आप क्या सजेशन देंगे उसको? सर देखो, म्यूजिक इंडस्ट्री आज के टाइम में इतना ब्रॉड कैटेगरी हो गई है कि हर कोई सिंगर, रैपर, एक बड़ा आर्टिस्ट बनना चाहता है, लेकिन वो क्या है कि लोग कॉपी में ज्यादा चले गए। XYZ कोई सिंगर है, उसके जैसा ही मुझे बनना है। मेरा सिंपल से कहना, आप अपने आप में बेस्ट हो, आप उसके जैसा नहीं, आप उससे भी अच्छे बन सकते हो, लेकिन पहले अपने आप को तो फिनिशिंग करो। खुद पे वर्कआउट नहीं कर रहा आदमी, आदमी उसकी चीज पे वर्कआउट कर रहा है जो उसने किया। बिल्कुल, दोनों में बहुत फर्क है। आपको बॉडी खुद की बनानी है तो खुद डंबल उठाने पड़ेंगे, ना कि सामने वाले जैसे उठा रहे वैसे उठाऊंगा तो बनेगी। अभी क्या चाहिए आपको, उस हिसाब से आप वर्कआउट करोगे। तो सेम वे अगर आपको आर्टिस्ट लाइन में कुछ आगे करना है, खुद को फिनिश करके खुद के ही कुछ प्रोडक्ट ऐसा जनरेट करो, कुछ वोकल्स खुद का ही कुछ हो जो ओरिजिनल आपका ही हो, जैसे आप कह सकते हो ये मेरा है, और फिर उसमें ही आप फिनिशिंग करोगे, उसी का ही जो आपको आउटपुट मिलेंगे, तभी आप एक्चुअली में ग्रो कर पाओ। बाकी तो कोई सेंस नहीं है। और आप देखोगे जितने भी आर्टिस्ट आज के डेट में अगर किसी ने एक अच्छा लेवल अचीव किया है तो वो उनकी खुद की कुछ यूनिकनेस होती है जिस वजह से ही वो उस लेवल पे जाते हैं। कोई ऐसा आर्टिस्ट है जिसको आप समझते हो कि उसने खुद ने अपना बेस क्लियर किया और उसके बाद आगे बढ़ा म्यूजिक इंडस्ट्री? कितने हैं, बी प्राक को आप ले लो, उनकी वॉइस एक अलग ही फील देती है। बिल्कुल। अरिजीत जी हैं, उनका कोई कंपटीशन ही नहीं, वो जहां भी गाएंगे वो आदमी दिल से गाता है। उनको ना पैसे मतलब ना किसी चीज से, उनको अगर मन है ये करना है तो करना है। बिल्कुल। और पूरा फील के साथ। उनके बारे में काफी किस्से कहानियां हैं। जितने भी आर्टिस्ट आप बड़े देख लो, सबका एक वो उसको फील करते हैं, उसमें एंजॉय करते हैं। अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे किसी काम को और उसमें जबरदस्ती करना चाह रहे हो, देन दैट वर्क इज नॉट फॉर यू एंड यू आर नॉट फॉर दैट वर्क। आपकी एक ट्रेवल रही है म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए भी। आप, हमने सुना है आप गाना भी गाते हैं, खासतौर से रैप्स जो सॉन्ग है वो गाते हैं, तो कुछ बताएं उसके बारे में। और आपका एक बहुत फेमस रैप सॉन्ग है, वो भी हम चाहते हैं कि लोग सुने हो, आप गुनगुनाएं उसको। और उसकी जनरी कैसे रही, मतलब कब से आपने जाना शुरू किया? जरूर। मैं जब कॉलेज में था तो मेरे फादर ने एक चीज बोली थी कि अब आपकी लाइफ चेंज हो रही है, स्कूल की लाइफ पीछे चली गई, कॉलेज में एक नई लाइफ है, तो इसे एक नई लाइफ बनाना। मैं ठीक है। अब कॉलेज आने से पहले मेरे को स्टेज फियर बहुत ज्यादा था। तो सबसे पहला वर्कआउट मुझे जो करना था, अपना वो डर निकालना था कि स्टेज फियर मैं नहीं चाहता वापस मेरे भविष्य में कभी आए। तो कॉलेज में जैसे ही मैं एंटर किया, सबसे पहले फ्रेशर्स वगैरह पार्टी जो होती है उसमें एज अ पार्टिसिपेट किया, और करिकुलम एक्टिविटी में बहुत पार्ट लिया मैंने। और मेरी एक हैबिट क्या रही है कि मुझे कॉपी करना पसंद नहीं, करूँगा तो खुद का करूँगा, बाकी कुछ नहीं करूँगा। ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने अपना सबसे पहला सॉन्ग निकाला था, यशु यशु मेरा एल्बम का नाम था, और मेरा पहला गाना था मेरी बेबी नाम से, जो रिवॉग नेशन पे भी डला हुआ है, और आई गेस ऑल ओवर इंडिया में अच्छी रैंक उसकी आई थी।
ओके। हाँ, फिर वहाँ से मेरी खुद की एक जर्नी स्टार्ट हुई म्यूजिक इंडस्ट्री में। और कॉलेज के बाद में कुछ टाइम का मैंने पॉज ले लिया था। फिर मैंने नया एल्बम निकाला था 100 गन सल्यूट नाम से। 100 गन कैसे, मेरा नाम यशपाल मीणा है, मेरा जो गोत्र है वो है 100 गन। और 100 गन को मैं लिखता हूँ 100 मतलब 100 और गन मतलब गुण जो होते हैं, गुण जो होते हैं। हाँ, तो 100 गन, इस तरह से मेरा नाम है 100 गन सल्यूट, 100 गन सल्यूट। तो इसमें जो आप जिस गाने की बात कर रहे हो वो मेरा एक टाइम आया था जब थोड़ा टफ टाइम चल रहा था, जिसमें यारी दोस्ती भी सब चले गए, अच्छा खासा पैसों का भी लॉस हुआ था, और एक तरह से मेरी लाइफ की जो गाड़ी थी रुक चुकी थी। तो उस टाइम मैंने अपना एक ट्रैक निकाला टफ टाइम, जो मैं इसलिए मानता खुद को मोटिवेट करने के लिए, और जो उस वाले जर्नी से गुजर रहे हैं वो भी उस गाने को सुन के मोटिवेट हो। तो उसकी कुछ लाइन ऐसी थी कि कहने को तू आज पास मेरे कुछ नहीं, बट आई नो होगा चेंज, होगा सब कुछ सही। कहने को तू अभी वक्त मेरे साथ नहीं, बट आई नो होगा चेंज, होगा वक्त साथ सही। कहने को तो होगा वही जो लिखे किस्मत, वो किस्मत मेरे हाथ में, अब रुकने वाला नहीं, कर दी जो शुरुआत लिखने की आज मेरे कोरे पन्नों पे। मेरी शाही भी वो गलती याद है, हर पन्नों पे लिखा किताब है। लगा दो आग जहां अपने काम से, जला दी जेलसी की अपने नाम से। They say I got a tough time, they say I took rough line with bad time, but I know only one thing, if I give my best, no rest, I can change my whole life. अभी तो है लेनी लैम्बो गाड़ी, अभी तो है लेना बड़ा घर, देने गिफ्ट पहले मॉम एंड डैडी को, देन आई टुक व्हाट आई डिजर्व। माना कि है मेरी सोच थोड़ी ऊंची। ये एक्चुअली आपने रैप को ही क्यों सुना? आपको लगता है कि इसमें एक्सप्रेशन? नहीं, मैंने जो पहला रैप किया था वो रफ्तार का था, स्वैग मेरा देसी। ओके। जो उस टाइम पे काफी हाइप पे भी था और शायद सबसे फास्टेस्ट रैप। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने फ्रेशर पार्टी में पार्टिसिपेट किया तो मुझे कुछ ऐसा करना था कि सब लोगों का अटेंशन मेरी तरफ हो जाए और मेरे स्टेज पर एकदम से उतर जाए, और वो तभी उतर गए तो सामने हुटिंग होगी। तो मैंने उस टाइम स्वैग मेरा देसी चूज किया। उसका जो सबसे फास्टेस्ट वाला पार्ट जब मैंने रैप किया तो पूरा ऑडिटोरियम, सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है वो जयपुर में, पूरा ऑडिटोरियम हुटिंग से भर गया। और तब एकदम से मेरी हाई भी थोड़ी ठीक ठाक हो गई, कॉलेज में थोड़ा प्रसिद्ध हो गया। उसके बाद खुद को भी अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस एक अलग बिल्ड होता है। आप कौन सा था उसकी एक लाइन आप? स्वैग मेरे देसी उस टाइम पे जो सबसे फास्ट रहता है, ऐसा कुछ था कि दी तेरी बंदी मेरी तू है मेरा साला, और पूरी इंडिया में बेटा पहला मेरा जला, और फोटो पे चढ़ो तेरी फूलों वाली माला, अभी खाली जितना खाने चीने वाला नहीं वाला, अभी इसके आगे मुझे याद नहीं है, मैं भूल गया। इतना मार के हम कट कर देंगे उसमें। आपसे थोड़ा सा अलग माना जाता है उनको एक तरीके से, जो रैप करते हैं ना, तो उनको सोशल एटीट्यूड से ऐसा माना जाता है कि भाई ये उस बिरादरी में शामिल नहीं है। नहीं, एक्चुअली जो रैप कल्चर आया है थोड़ा सा अपने यूएस और इस साइड से आया है, नाइजीरियंस वगैरह जो है जिसे कहते हैं वही लोग करते हैं। तो वहां से थोड़ा एक इम्पैक्ट जब इंडिया में आया तो उनको थोड़ा नेगेटिव में लेके गया, क्योंकि जितने भी रैप कभी आए हैं तो यहाँ तो गैंगस्टर्स के ऊपर चल रहे हैं, कभी उन्होंने सोशल टॉपिक पे बात नहीं की कभी, समझ लो। तो इसलिए वो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, अभी जितना है सब एक अलग ही, इनका अलग ही जॉनर है। वो अभी जो रैपर आपको लगता है कैसे जो अच्छे कनेक्ट कर पा रहे हैं? कुछ नाम आप? नहीं, जैसे रफ्तार है वो काफी अच्छा करते हैं, फिर एमिनेम तो खैर रैप गॉड ही बोलते हैं उनको, तो बोहेमिया जी हैं जिसके वजह से इंडिया में रैप का एक्चुअल कल्चर स्टार्ट हुआ। फिर हनी पाजी तो है ही, और भी कई ऐसे कई नाम है। किन के लिए? बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि मेरे ख्याल से जिनकी आवाजें अच्छी नहीं होती हैं ज्यादा, तो वो भी कम से कम इसको गुनगुना सकते हैं, गा सकते हैं। ये सारा खेल बीट का है, आप बीट पकड़ के चलो। पहले अपने हिंदी में भी जो पुराने 90s में भी उन कुछ गाने ऐसे रहे जो कि जिसको अपन रैप से आज कनेक्ट कर रहे हैं लोग, कि नहीं हमारे यहाँ पे तब से होता है। हिंदी फिल्मों के भी गाने गुनगुनाने का शौक है आपको? नहीं है एक्चुअली, मैं गाने वगैरह आपको सही बताऊँ तो टाइम ही बिल्कुल नहीं मिलता है, जिस हिसाब से बिजनेस में पैक रहता हूँ। लेकिन ये है कि हाँ कर लेते हैं। नहीं, ऐसे आवाज अच्छी होती है तो आदमी दो लाइनें बता देता है, तो कुछ नहीं। यहाँ पे आप मुझे फंसा रहे हो। कुछ आपकी एक दो लाइनें और हमें रैप के बारे में आप सुनाइए, बड़ी इंटरेस्टिंग अभी आपने सुनाया था और लोग बड़े कनेक्ट होते हैं इन सब चीजों से। एक मैंने कमर्शियल लिखा था, पार्टी विद द बारबी, तो वो भी मुझे काफी उसका रैप सही लगता है। तो उसकी लाइन कुछ ऐसी थी कि लुक तेरी कबर पतली बदन तेरा हॉट बेबी, बारबी तू मेरी और मैं तेरा कैन बेबी, बाबू सोना मोना हनी बनी सब ठीक है, प्यार से बोले तो तेरा मैसेज चैन बेबी। ओके, थोड़ा फ्लर्टिंग काइंड ऑफ। बिल्कुल। अभी हमें गाना भी आपका बज रहा था, एक देख रहे थे उसमें गाड़ी में हम जा रहे थे, वो कौन सा था जो आपका? वो भी मेरा अनरिलीज ट्रैक है, वो भी रिलीज नहीं हुआ है। अच्छा,
उसकी भी आप उसकी तो लाइन गुनगुना सकते हो, क्या दिक्कत है? नहीं, वो रिलीज नहीं हुआ था, ऐसे करेंगे। हाँ, कर दो, उसमें क्या दिक्कत है? यशपाल जी, आप कई सेगमेंट में, आप गवर्नमेंट सेक्टर से तो जुड़े हुए हैं, और साथ में एक बहुत अच्छी चीज जो आप लोगों को आपने अभी बताई भी है कि आदमी को अपने जो इंटरेस्ट हैं, जो उनके दिल से चीजें निकलती है ना, उनको नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप यूथ को क्या सजेशन देंगे कि किस प्रकार से अपना कैरियर भी बनाए और उन चीजों में भी इंटरेस्ट ले जो उसके दिल के करीब है? सी इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट की। अगर आप मैनेज कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, अगर आपको लगता है कि आपके लिए मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है, तो आप पहले उस चीज़ को करो जिसके वजह से आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी आए। जॉब कर रहे हो, आप अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, उसको यार जरूरी नहीं कि आप उसको प्रोफेशनल वे में करो। ओके, समझ लो, जैसे अगर मैं अभी अपने ट्रैक्स रिलीज नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं लिखता भी नहीं हूँ, लिखता तो ही, बस ये कि अभी स्टूडियो जाकर रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, टाइम नहीं है। मतलब हर चीज रिलीज करना जरूरी है। हाँ, आपको पहले मैंने आपको देखना है अभी क्या जरूरी है। अभी हमारा बात करना जरूरी, तो अभी मेरा जरूरी नहीं कि मैं गाने बनाऊँ, बिल्कुल, अभी हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन इसके बाद में अगर फ्री टाइम है, उस टाइम मुझे लगता है कि मुझे भी गाने वगैरह लिखने हैं, कुछ लिरिक्स लिखने हैं, तो मैं उस पर वर्कआउट करूंगा। कोई और मीटिंग्स है तो अगर वो मुझे उस टाइम पे जरूरी है तो उस टाइम पे वहाँ फोकस करना है। इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट। अगर आप मैनेज कर पा रहे हो तो सब कुछ कर सकते हो। मेरे से कभी सिंगल काम होता ही नहीं है। अच्छा। जब तक मैं 2 से 3 काम नहीं करूंगा साइमल्टेनियसली, तो मैं किसी में आउटपुट दे नहीं सकता। अब इसको शायद गॉड गिफ्टेड बोल लो कुछ भी, लेकिन मेरा माइंड वर्क ऐसे ही करता है। ये बिल्कुल बहुत सीखने की चीज होती है कि अगर आपको टाइम मैनेजमेंट आता है तो फिर आपको कैरियर मैनेजमेंट भी आ जाएगा। तो इस तरह की बातें जो यूथ के लिए बहुत अच्छी हैं, और बहुत सारी चीजें आप इसमें से निकाल कर अपने लिए भी रख सकते हैं। इस तरह की और बातचीतें जारी रहेंगी जिससे आपको एजुकेशन भी मिले, एंटरटेनमेंट भी मिले, और आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ भी जी सकें, यानी कि अपने इंटरेस्ट भी पूरी कर सकें और आप कैरियर पर भी पहुंच सकें। तो फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत थैंक्स आपको यशपाल जी। धन्यवाद शशांक जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू।